तो प्यारे बच्चों, आइए अगला चैप्टर शुरू करते हैं। रूरल डेवलपमेंट का डेली वीडियोस आ रही हैं बच्चों, लगाते जाओ, इंडियन इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। आइए देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है सर जी रूरल डेवलपमेंट, यानी रूरल यानी गांव, डेवलपमेंट यानी विकास। तो दैट इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट से मेरे कहने का मतलब क्या है, डेवलपमेंट कैसे होएगा, सरकार को ही कराना पड़ेगा। अब कैसे कराएगी सरकार? सरकार एक प्लान तैयार करेगी कि उसको क्या क्या एक्शन लेने हैं, किस बात के लिए, गांव के सोशल और इकोनॉमिक दोनों ग्रोथ के लिए। देखिए सोशल का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई से, इलाज से, हेल्थ से, खान पीन से, और इकोनॉमिक का मतलब होता है कमाई से, यानी गांव के लोगों की कमाई को भी बढ़ाना है, गांव के लोगों के बच्चे पढ़ सके, वहां के लोगों को सही इलाज मिल सके, तो उसको बोलते हैं बेटा सोशल डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट एक एक्शन प्लान रेडी करती है फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरियाज। उसके बाद में अब सबसे पहले देखिए मेरी बात को समझिए, सरकार जो भी प्लान बनाएगी, प्लान बनाने से पहले उसको गांव की प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। गांव के रूरल एरिया की दो प्रॉब्लम है, एक है बेटा लिंकिंग चैलेंजेस यानी पुराने चैलेंजेस जो पुराने चले आ रहे हैं, और एक है बेटा इमर्जिंग चैलेंजेस। ठीक है, तो पहले मैं इसकी बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। चलिए इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर दो प्रॉब्लम आती हैं। एक तो है पैसों की प्रॉब्लम, आपको पता ही है किसान पैसों को लेके शुरू से परेशान है, और एक है बेटा मार्केटिंग की प्रॉब्लम, यानी जब वो कुछ उगा लेता है तो उसको बेचने करने में बड़ी समस्या आती है। तो सबसे पहले मैं उधार की बात कर लेता हूं, रूरल क्रेडिट। क्रेडिट नीड ऑफ द टिपिकल इंडियन फार्मर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। अब उधार भी तीन प्रकार का होता है बेटा, एक उधार होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मीडियम टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। पहली बात, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, जो उधार आप 6 महीने से लेके 12 महीने तक का लोगे वो उधार आपका शॉर्ट टर्म नीड्स के अंदर आएगा। अब आप दिमाग लगाओ, कोई भी व्यक्ति नॉर्मल सोचो, कोई भी व्यक्ति 6 से 12 महीने का जो उधार लेगा, क्या वो मोटी रकम लेगा? नहीं सर, वो छोटी रकम लेगा। जैसे आप मोबाइल फाइनेंस कराते हो तो वो 20, 25, 30, 40 हजार रुपए का है, तो आप साल भर में उसका किस्त आराम से भर सकते हो। लेकिन क्या आप गाड़ी खरीद रहे हो, मकान खरीद रहे हो, उसके लिए भी क्या आप साल भर की किस्त बनवाओगे? नहीं। तो यानी जो छोटे पैसे लेते हैं उसके लिए छोटे टाइप की किस्त बनती है। अब लोग छोटे टाइप के पैसा किस काम के लिए लेगा? तो सबसे पहले अगर उसको कोई बीज खरीदने हुए थोड़ा मोड़ा खर्चा है, फर्टिलाइजर्स खरीदने हुए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब चीजें चुटपुट की चीजें अगर खरीदनी होती है तो लोग कोई 20-20 साल का लोन नहीं लेते हैं, छोटे समय का लोन लेते हैं। पेपर में एमसीक्यू बन जाएगा, आपसे पूछेगा, आपको ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बताओ इसके लिए हम कौन सी उधार लेंगे, शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म, नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये आपके लिए शॉर्ट टर्म है। उसके बाद मीडियम टर्म, पहले इसकी जो वो होती है पीरियड होता है वो देख लो, 12 महीने से लेके 5 साल तक का अगर उधार लिया जा रहा था वो मीडियम टर्म के अंदर होता है। अब मीडियम टर्म का लोन हम काय के लिए मतलब किसान काय के लिए लेता है, कोई मशीन खरीदनी हो, फेंसेस, फेंसेस का मतलब होता है जो खेत के चारों तरफ जो बाउंड्री करता है उसको फेंसेस बोलते हैं, फेंसेस की कंस्ट्रक्शन करनी हो, डिगिंग द वेल्स यानी कोई कुआं हुआ खोदना हो, तो इसके लिए किसान लेता है बेटा मीडियम टर्म का लोन। और एक होता है बेटा लॉन्ग टर्म लोन, जिसके लिए पीरियड होता है 5 साल से लेके 20 साल तक का, और ये किस लिए लिया जाता है, अगर आपको कोई जमीन खरीदनी हो। बिल्कुल भाई, जमीन महंगी आती है, इसके वजह से हम लोन भी ऐसा लेंगे जो लंबे समय का हो ताकि हम थोड़े थोड़ा चुका सकें उसको। या तो जमीन खरीदनी हो, या कोई जमीन ऑलरेडी आपके पास है, एग्जिस्टिंग लैंड है, उस पे आपको कोई इंप्रूवमेंट करनी हो। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, जैसे आप पे जमीन है उस पर आपको मकान बनाना है, तो उसको बोलते हैं परमानेंट इंप्रूवमेंट करना। उसके लिए भी लोग जो लोन लेते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ही लेते हैं। अब प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव लोन क्या होता है, देखिए जो लोन आप प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए ले रहे हो उसको प्रोडक्टिव लोन बोलते हैं। जैसे आप फार्मिंग के लिए अगर लोन ले रहे हो तो वो प्रोडक्टिव लोन है। और अगर आप लोन ले रहे हो किसके लिए, मान लो शादी करने के लिए ले रहे हो, बर्थडे पार्टी मनाने के लिए कर रहे हो, है ना, इसके लिए लोन ले रहे हो, तो ये अनप्रोडक्टिव लोन है, इससे कोई प्रोडक्शन नहीं होने वाला है। उसके बाद में हमारे सामने आता है इनको पैसा उधार देगा कौन। देखो बेटा दो सोर्स होते हैं, एक होता है इंस्टीट्यूशनल, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल ही चला करते थे, इंस्टीट्यूशंस इतने नहीं चला करते थे। इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है जिनको सरकार ने बोल रखा है कि आपकी जिम्मेदारी है लोन देना।
इंस्टीट्यूशनल से ही लोन लेना चाहिए, सस्ता पड़ता है। लेकिन पहले के समय पे इंस्टीट्यूशंस का इतना दबदबा नहीं था, नॉन इंस्टीट्यूशंस का बहुत दबदबा था, और ये लोग बड़े ही मतलब कहते हैं ना उसको, खून चूसने वाले लोग होते थे। ये किसान को उधार देते थे महंगे रेटों पे, और अगर वो चुकाता भी था तो लिखते नहीं थे वो फिर दोबारा आता था, बाबूजी वो किस्त तो जमा हो गई। कह रहा कौन सी जमा हो गई, दिखा। अब बेचारा किसान सीधा साधा आदमी, पढ़ा लिखा होता नहीं था, इसी चक्कर में फंसा रहता था नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर। तो आइए जरा पहले देख लेते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर आते कौन कौन है। लैंडलॉर्ड यानी उस टाइम के जमींदार, विलेज ट्रेडर गांव के जो व्यापारी होते हैं, मनी लैंडर जो अपने आप को मनी लैंडर बुलाते हैं कि जी हमारा तो काम ही पैसे देने का, उनको सरकार ने नहीं बोल रखा, अपने मन से मनी लैंडर बने बैठे हैं। ये तीन सोर्स है, और आप ट्रेडिशनली मोस्ट क्रेडिट नीड ऑफ फार्मर वर मेट थ्रू दीज सोर्सेस। पहले के टाइम पे यही तीन लोग थे जो फार्मर्स को पैसा दिया करते थे। आप समझो टोटल बोरोइंग का 93% यही दे रहे थे पैसा। आप समझ रहे हो मेरी बात को, यानी 100 अगर 100 किसान उधार लेने गए हैं तो 93% किसानों को उधार यही तीन लोग दिया करते थे। यानी इनका दबदबा का लेवल आप समझो, और ये समझो कि ये लोग इतने ज्यादा खून चूसने वाले लोग थे तो कितना परेशान करते होंगे, कितने ज्यादा लोगों को परेशान करते होंगे, समझ गए। और द फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान भी यही हालत थी हमारी। फिर बाय द 1981 The institutional source emerged as the principal channel of rural credit। बेटा ये ईयर याद रखना, कौन सा ईयर ऐसा था जब इंस्टीट्यूशनल ऊपर आ गए थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल नीचे चले गए थे। उस ईयर का नाम है बेटा 1981। ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंदर कौन कौन आते हैं, गवर्नमेंट खुद, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कमर्शियल बैंक्स, ये जो गली नुकड़ों पे जो बैंक खुले हुए होते हैं ना, आप सुनते हो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब बैंक। रीजनल रूरल बैंक, छोटे छोटे जहां पे कमर्शियल बैंक नहीं खोले जा सकते, ऐसे पिछड़े हुए एरिया, तो वहां पे रीजनल रूरल बैंक खोले जाते हैं। टुगेदर दे अकाउंटेड ओनली 7% ऑफ क्रेडिट नीड ऑफ द फार्मर ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। आपको पता ही था, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान चल रहे थे, पहला 5 ईयर प्लान चल रहा था, उन दिनों नॉन इंस्टीट्यूशनल का दबदबा बहुत था। 93% उधार ये दे रहे थे, तो 7% उधार कौन दे रहे होंगे उन दिनों? उन दिनों 7% उधार दे रहे थे बेटा इंस्टीट्यूशनल सोर्स। ठीक है बेटा। उसके बाद में प्रेजेंटली आज के टाइम पे ये 66% उधार इंस्टीट्यूशनल सोर्स दे रहे हैं, बाकी बचे हुए 34% उधार नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स दे रहे हैं बेटे। ठीक है। अब इंस्टीट्यूशंस के अंदर सबसे पहले कौन कौन आते हैं? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये क्या होती है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी? प्रोवाइड एडुकेट क्रेडिट टू द फार्मर एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सस्ते रेटों पे ये फार्मर्स को उधार देती है, और साथ में खेती करने के लिए कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करती है। आज की डेट में ये 16 से 17% जो है रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू ही लोगों तक पहुंच रहा है, किसानों तक पहुंच रहा है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका ईयर याद रखना, कौन से ईयर में एसबीआई आया था? ईयर था 1955। और याद सुनना जरा ध्यान से, एसबीआई को लेके आया गया था रूरल क्रेडिट को सुधारने के लिए, कि आप आओ, आप लोगों, गांव के लोगों तक पैसा उधार पहुंचाओ। 1955 में जो इसका गठन किया गया था, तो पर्पस ये था। हाँ, आज एसबीआई भैया आप तो वो समझ लो बहुत बड़ा बैंक बन चुका है। तो आफ्टर नेशनलाइजेशन इन सर्टेन बैंक इन 1969, याद रखिएगा बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि आप बैंक को भारत की किसी भी स्टेट में खोल सकते हो। तो कुछ बैंकों को इसका अधिकार दिया गया, जैसे एसबीआई को। एसबीआई की ब्रांच आपको ऑल ओवर इंडिया हर जगह मिलेगी। ये नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, याद रखिएगा इस ईयर को। द नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक were directed offer credit directly to the farmer as well as indirectly through cooperative society। यानी कि जो कमर्शियल बैंक था वो डायरेक्टली किसानों को उधार भी देता था, और ये जो है इसको भी उधार देता था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को, और ये आगे किसानों को उधार देती थी। तो इसलिए बोला गया है कि ये जो कमर्शियल बैंक थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से ही उधार दे रहे थे। ठीक है बेटा। मैंने आपको 3 ईयर बताए, 1955, 1969, एक मैंने आपको बताया 1981। 1955 में एसबीआई आया था, 1965 में नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का, और 1981 वो ईयर था जब इंस्टीट्यूशनल सोर्स का दबदबा शुरू हो गया था बनना। ठीक है बेटा, याद रखिएगा इन 3 ईयर्स को। उसके बाद आया रीजनल रूरल बैंक। बेटा रीजनल रूरल बैंक होता है जहां पे कमर्शियल बैंक नहीं पहुंच पा रहे, वहां रीजनल रूरल बैंक
पहुंच जाते हैं। बहुत छोटा सा गांव है, अब वहां पे कौन अपनी ब्रांच खोले, तो इसलिए रीजनल रूरल बैंक छोटे बैंकों को बनाया गया कि आपका ज्यादा इधर उधर फैलने की जरूरत नहीं, बस आपका काम है इस गांव में रहना, इस गांव के लोगों तक पैसा उधार पहुंचाना। तो रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक वर सेटअप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाईज, पैसा उधार देने के लिए इनको सेटअप किया गया था, पर्टिकुलरली इन द रिमोट रूरल एरिया एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, पिछड़े हुई जो जगह थी उन तक पैसा उधार पहुंचाना। These banks operate at the district level and are under obligation to focus on credit need of the weaker section of the rural population, यानी कि इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोला करते थे कि भैया आपका एरिया इतना है, इसी में रहना है, आपको यहाँ के किसानों तक उधार पे पैसा पहुंचाना है, दैट्स इट। ठीक है, यानी जहां कमर्शियल बैंक ना पहुंच सके वहां पे ये बैंक खोल दिए गए। उसके बाद में ये आया बेटा नबार्ड। नबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नबार्ड बेटे आया बाद में, बाप बन गया सबका। नबार्ड कब आया था? इसका ईयर था बेटा 1982, यानी कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स का दबदबा शुरू हुआ था 81 में। अगले ही साल नबार्ड का गठन कर दिया गया। अब इस नबार्ड का काम क्या है, इस नबार्ड के फंक्शंस क्या है? सबसे पहले ये एपेक्स फंडिंग एजेंसी है। एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, सबसे बड़ी फंडिंग एजेंसी है फॉर द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड क्रेडिट इन द रूरल एरिया। यानी ये जो मैंने आपको सब पढ़ाए ना, इन सबको उधार देता है नबार्ड, कि अगर आपको रूरल एरिया में उधार देना है, आपके पास पैसे नहीं है, मैं दूंगा आपको। नबार्ड मतलब समझ लो ना, बॉस बना हुआ बॉस। तो पहला काम इसका यही है कि ये फंड देता है किसको? रूरल एरिया में। ये फंड देता है किसको? उन इंस्टीट्यूशंस को जिनका काम है किसानों तक उधार पहुंचाना, जैसे कि मैंने आपको इनकी बात बताई थी, इनको उधार देता है। दूसरा टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर टू इंप्रूव क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, गांव तक आराम से पैसा उधार पहुंच जाए, इसकी जिम्मेदारी नबार्ड को सौंपी गई है कि आप देखो कि कैसे इसको इंप्रोवाइज किया जा सकता है। तीसरा, टू कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। ध्यान से सुनना, ये नबार्ड है बेटे, ये नबार्ड है। नबार्ड इधर बाकी इंस्टीट्यूशन है लाइक रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वगैरह वगैरह, और इधर है बेटा गवर्नमेंट। ये क्या करता है? नबार्ड का तीसरा फंक्शन बताया गया है। ये नबार्ड इनसे भी अपना रिलेशन बना के रखता है, देखो कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, और नबार्ड जो है गवर्नमेंट के साथ भी क्लोज रिश्ते बनाए रखता है। मतलब नबार्ड गवर्नमेंट और इनके बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए इनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, एंड मेंटेन लाइजन। लाइजन का मतलब होता है रिलेशन बनाना, सांठगांठ बनाना। किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, रिजर्व बैंक हो, ठीक है, एंड अदर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यानी जो भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है, जो भी कोई बड़े स्तर पे पॉलिसी बना रहा है, उसकी गांव से रिलेटेड, उसके लिए नबार्ड बीच में बैठा हुआ है। नबार्ड उसके साथ रिश्ते बना के रखता है। एंड द लास्ट इज टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट रीफाइनेंस्ड बाय इट। बेटा रीफाइनेंस का मतलब समझो, मान लो किसी बैंक ने, मान लो कमर्शियल बैंक ने किसी किसान को लोन दिया और वो किसान उस लोन को नहीं चुका पा रहा, उसके घर गुंडे भेज दिए गए। अब वो किसान आया नबार्ड के पास, बाबूजी बचाओ, बाबूजी बचाओ। नबार्ड के पास इतनी पावर है कि कमर्शियल बैंक को ये तक कह सकता है, सुन भाई इसका सारा ब्याज माफ कर दे। कमर्शियल कहेगा भाई साहब ब्याज, हाँ माफ कर दे, और अब तू एक काम कर, इसे 5 साल का समय और दे इस प्रिंसिपल अमाउंट को चुकाने के लिए। इसको बोलते हैं रीफाइनेंस करना। या कमर्शियल, या नबार्ड अपनी जेब से कमर्शियल बैंक को पैसे दे देगा, ले भैया तू चुप रहे, और नबार्ड कहेगा हाँ भाई किसान अब तू मुझे पैसे देगा, और नबार्ड जब किसान को ये बोलता है तो किसान को थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिल जाता है उस केस में। तो अगर ऐसा कुछ नबार्ड ने करा है तो उनके ऊपर नजर बना के रखना, कहीं किसान तो बदमाशी नहीं कर रहा है, जानबूझ के मेरे पास आ गया, पैसा जेब में फिर भी नहीं दे रहा है ना। और उन प्रोजेक्ट को इवेल्युएट भी करते रहना, चेक भी करते रहना कि चीजें एज पर प्लान चल रही है या नहीं चल रही है। ये नबार्ड के बेटा 4 फंक्शन है, पेपर में पूछ लिए जाते हैं कई बार डायरेक्टली, तो याद रखिएगा। उसके बाद में माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प, अपनी मदद खुद करो। इसके अंदर क्या होता है? माइक्रो क्रेडिट मींस गिविंग स्मॉल लोन टू इंडिविजुअल
छोटे छोटे लोन देना इंडिविजुअल को, एनेबलिंग देम टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। याद रखिएगा कि इसका काम क्या होता है कि लोग अपना खुद का कारोबार करें बाय एस्टेब्लिशिंग स्मॉल एंटरप्राइज। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम वर स्टार्टेड टू हेल्प पीपल इन अंडर डेवलप्ड कंट्री हु आर नॉट कवर्ड बाय एनी बैंकिंग सिस्टम। जहां कोई बैंक वैंक नहीं होता है वहां पे ये ग्रुप खोल दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग इसके मेंबर बन जाते हैं, हर महीने थोड़ा 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 पैसा देते रहते हैं। अगर किसी मेंबर को पैसे की जरूरत होती है तो इसी ग्रुप के थ्रू उसको पैसे दे दिया जाता है बड़े सस्ते रेटों पे, ठीक है। लेकिन याद रखना इसका मेन एम है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड बने, ये नहीं कि शादी ब्याह के लिए लोन मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना बेटा। नियरली 54 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप विद ऑलमोस्ट 9 करोड़ वुमेन एज मेंबर। ये डेटा आपको याद रखना, इसको ऐसे याद रखो। 54 लाख व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं महिलाओं वाले, और उस 54 लाख व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है, उसके मेंबर बनी हुई है। तो 54 लाख ऐसे वुमेन ग्रुप बनाए गए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसके अंदर 9 करोड़ महिलाएं काम मतलब मेंबर के तौर पे उसमें रहती हैं। उसके बाद में अगला हमारे पास, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने ये शुरू करा था ना बेटे, हमने ये शुरू करा था ना कि लिंगरिंग चैलेंज यानी पुराने चैलेंजेस क्या क्या थे। तो उसके अंदर एक तो था रूरल क्रेडिट, जिसकी चर्चा मैंने अभी अभी खत्म करी। अब दूसरा चैलेंज था एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आइए मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हैं, मार्केटिंग के अंदर क्या है प्रॉब्लम। देखिए मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग यानी जब फसल उग जाती है, उगने के बाद जब निकाल ली जाती है, तो फार्मर नीड टू असेंबल देयर प्रोड्यूस ऑन द फार्म। फार्मर अपनी उस फसल को एक जगह इकट्ठा करता है, असेंबल करता है, प्रोसेस करता है, यानी मान लो कोई गेहूं में से, गेहूं की धान उगती है ना, उसमें से प्रोसेस करके गेहूं अलग करता है। गेहूं अलग करने के बाद गेहूं को ग्रेड देता है कि ए ग्रेड का, ये बी ग्रेड का, ये सी ग्रेड का, फिर उसमें पैक करता है, स्टोर करता है, बिफोर इट इज फाइनली ब्रॉट टू द मार्केट फॉर सेल। मार्केट में बेचने से पहले हमें ये सब करना पड़ता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल दीज प्रोसेसेस, इन सब ये सब एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर आता है, बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल ऑफ गुड्स। यानी कि फसल को निकाल लिया उगाने के बाद और बेचना, इसके बीच में जो भी काम हो रहा है वो सब मार्केटिंग है। वो सब क्या है बेटा, मार्केटिंग। मान लो ये एक खेत है, इसमें ये फसल उग रही है, हमने इस फसल को निकाल लिया, निकालने के बाद उसको एक जगह इकट्ठा करके रखना, फिर उसमें से गेहूं निकाल लेना, फिर उस गेहूं में से अच्छे गेहूं ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड अलग अलग करना, फिर उनको पैकिंग करना, फिर उनको स्टोर करना, ठीक है ना। उसके बाद कहीं वो जाते हैं बिकने के लिए। तो ये जो बिकना और ये जो फसल उगाई, इनके बीच के ये जो काम है, दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और इसके अंदर सरकार ने क्या करा, मेजर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केट। होता क्या ना बेटा, बात को समझो, ये किसान है, ये शहर गया इस ट्रेडर के पास में अपना माल बेचने के लिए, किसान है। ये जो ट्रेडर थे ना बेटा, ये जो ट्रेडर थे, ये ट्रेडर इन किसानों का बड़ा शोषण किया करते थे। एक रात पहले सारे ट्रेडर मीटिंग बिठा लिया करते थे कि भैया अब किसान आएगा, सबके सब दाम ऐसे बोलना, बहुत गिरे हुए दाम। अब किसान तुम्हें नहीं बेचेगा, तुम्हारी दुकान पे आएगा तो तुम भी नीचे गिरा के माल दाम बेच बोलोगे, बेचारा मजबूरी में शाम तक माल बेच ही जाएगा। क्योंकि किसान को पता भैया मैं रखूंगा कहाँ इस माल को, वापसी गाँव ले जाऊंगा तो किराया भरूंगा, वहां जाके के गोडाउन का किराया भरूंगा, इससे बढ़िया सस्ते मंदे में बेच बाच के नक्की करो। इससे किसानों का शोषण हो रहा था। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम करते हैं इसके लिए कुछ। तो सबसे पहले चलाई गई रेगुलेटेड मार्केट। अब रेगुलेटेड मार्केट क्या होती है, regulated market have been established where sale and purchase of produce is monitored by the market committee। खरीद फिरोख्त पे दिमाग नजर बना के रखती है कौन, मार्केट कमेटी। अब मार्केट कमेटी क्या है, गवर्नमेंट ने कमेटी बना रखी है। इस कमेटी के अंदर 3 लोग टाइप होते हैं। एक बंदा होता है फार्मर की तरफ से, एक बंदा होता है गवर्नमेंट की तरफ का, और एक बंदा होता है ट्रेडर की तरफ का। कहीं ऐसा ना हो ये दोनों मिलकर ट्रेडर की बैंड बजाते हैं, इसलिए तीनों जगह से एक एक बंदा इसकी कमेटी का मेंबर होता है, और वो नजर बना के रखता है कि किसान के साथ कुछ या मार्केट में कुछ प्रकार की गलती ना हो। मार्केट सिस्टम इज मेड ट्रांसपेरेंट विद अ स्ट्रिक्ट विजिल। विजिल का मतलब होता है चुगलखोरी, कि कोई भी चुगलखोरी कर सकता है, कि कुछ गलत हो रहा है तो सरकार के कानों में डाला है, उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन इसके थ्रू कई बार
किसान बच जाता है इस चुगलखोरी से, उसकी शिकायत पहुंच जाती है तो वो बच जाता है। समझ गए मेरी बात को, कि कोई गलती हो रही है, नापने में गलती कर रहा है व्यापारी, या मतलब उसके साथ किसान के साथ किसी भी प्रकार का अगर गलत काम हो रहा है तो शिकायत हो जाती है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया सरकार ने, बहुत सारे गोडाउन वगैरह बनाए गए हैं, रोड अच्छे कर दिए गए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। ट्रांसपोर्ट को सुधार दिया गया है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी एंड प्रोसेसिंग यूनिट। बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लाइक रोडवे बना दी गई, रेल अच्छी कर दी गई है। एनेबल द फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूस एट लोकेशन ऑफरिंग लिक्विडिटी प्राइसेस, यानी जिस लोकेशन पे आपको अपनी चीज के अच्छे दाम मिलने भैया वहां ले जाओ। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप आराम से पहुंच जाओगे, ट्रेन में माल रखो पहुंच जाओगे। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता था तो किसान नजदीकी जगह जाके माल बेचता था, चाहे कैसा भी बिके, महंगा बिके सस्ता बिके। अब सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर दिया ताकि किसान अपने माल को जब बेचे, जब उसे लगे कि उस जगह बेचे जहां उसे लगे कि अच्छे दाम मिल सकते हैं। और अगर आपको कहीं नहीं लग रहा कि अभी अच्छे दाम मिल रहे हैं तो भैया एक काम करो, हम आपको स्टोरेज फैसिलिटी तक दे रहे हैं कि अपना माल थोड़े दिन स्टोर करके रखना है, रख दो, जब आपको लगे अब दाम बढ़ेंगे, अब बिकेगा, अच्छे दाम पे बिकेगा, तब बेच देना। स्टोरेज हाउस दे दिया, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद बेटा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी, इसके लिए मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूं बेटा अमूल का। अमूल ने यही सिखाया कि सब मिलके कोऑपरेटिव फार्मिंग करो। किसान को सरकार ने भी यही सिखाया कि बेटा आप सबको हम एंकरेज करें कि मिलके फार्मिंग करो। जब आप मिलके फार्मिंग करोगे तो आप पे माल खूब होगा और आपकी बाजार में एक ओहदा अलग माना जाएगा, वरना आपको छोटा मोटा किसान मान के धक्का देके बाहर कर दिया जाएगा या आपके साथ में शोषण किया जाएगा। तो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी डेवलप करी जा रही है ताकि आप सब मिलके व्यापार करें। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई है जैसे एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि किसान को बोल दिया गया, देख भाई किसान, गवर्नमेंट कह रही है, देख भाई किसान 15 रुपए किलो गेहूं मैं ले लूंगी तेरे से, जितना हो तेरे पास। अगर व्यापारी 15 से ऊपर दे तभी उसको बेचियो, वरना मेरे पास आ जाओ। व्यापारी को भी पता भैया 15 से नीचे दाम पे तो हमें बेचने से रहा, तो इसकी मदद से किसान को अपनी चीज का सही दाम मिल जाता है। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, बफर स्टॉक सरकार मेंटेन करती है ताकि उसको, अब बफर स्टॉक का सरकार, देखो पहली बात, सरकार खरीद के क्या करेगी, सरकार अपने पास स्टॉक मेंटेन करेगी। व्हीट एंड राइस का बहुत सारा स्टॉक। अब दिमाग में सवाल आता है सर जी उसको खाएगी क्या बैठ के सरकार? नहीं बेटा, उस स्टॉक को आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया जाता है, किसके थ्रू? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको आप राशन दफ्तर के नाम से भी जानते हो। राशन दफ्तर, राशन शॉप्स, ये जो आप तक गेहूं चावल पहुंचता है ना राशन की दुकानों से, तो राशन की दुकानों पर कहां से पहुंचता है? गवर्नमेंट की तरफ से। और गवर्नमेंट के पास कहां से आता है? जो गवर्नमेंट इन किसानों से खरीदती है। तो याद रखिएगा 4 पॉइंट है इसके। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन है। टू आस्पेक्ट डाइवर्सिफिकेशन 2 प्रकार की होती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप मान लो आलू उगा रहे हो, तो डाइवर्सिफाई का मतलब हो गया अब आप मूली भी उगा रहे हो, ठीक है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। एक तो होता है कि मैंने क्रॉप प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई कर दिया कि मैं आलू उगा रहा था, मैं मूली उगा रहा हूं। और डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? मैं आलू उगा रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूं? अब तो मैं मछलियों का भी व्यापार कर रहा हूं। मछली बन गई ऐसे, ये मछली समझ लो इसको, ठीक है ना। तो ये तो प्रोडक्शन एक्टिविटी ही आपने चेंज कर दी। यहाँ पे तो फसल ही चेंज कर, पहले भी खाने पीने मतलब आलू उगा रहे थे, मूली उगा रहे हो आप, अब आलू उगा रहे थे, अब आप मछली पालन कर रहे हो, उसको बोलते हैं बेटा प्रोडक्शन एक्टिविटी ही चेंज कर दी। उसके बाद इमर्जिंग चैलेंजेस, अब लेटेस्ट चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, जिसके सिर्फ नाम आप याद रखिएगा। एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। बहुत सारे लोग आजकल पशुपालन का काम कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कोई किसी ने अपना मुर्गी फार्म लगा रखा है, मुर्गियां पालता है ताकि फिर उसको जो है मार्केट में बेचा जा सके वगैरह वगैरह, ठीक है, उनसे अंडे निकाल करके अंडों का व्यापार कर सके। ये याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड, जैसे बेटा एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, हरित क्रांति आई थी, जिसके अंदर वीट और राइस बहुत उगे थे। ऐसी एक ऑपरेशन फ्लड आया था जिसके अंदर मिल्क, हमारे देश में मिल्क दबा के उगा था। इसकी पूरी एक कहानी है, सुनाएंगे किसी दिन। और ये कब आया था बेटा? 1966 में आया था। याद रखिएगा, ईयर इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि दूध का प्रोडक्शन बहुत हुआ था 1966 में, ठीक है। मिल्क कोऑपरेटिव इन इंडिया हैव देयर एपिसेंटर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। और आपको पता होना चाहिए गुजरात में ही अमूल बैठा हुआ है।
तो एपी सेंटर गुजरात बन गया दूध के मामले में। फिर आया फिशरीज, मछली पालन। हॉर्टिकल्चर का मतलब हो गया अब हम ड्राई फ्रूट वगैरह भी उगा रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना, बस नाम याद रखो, इसके ऊपर कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर आया ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। और आजकल तो लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ दीवाने हो रहे हैं क्योंकि वो हेल्दी होते हैं, टेस्टियर होते हैं, आपके हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। आजकल तो लड़कियां भी ऑर्गेनिक, वो अरे यार मेकअप का जो सामान आता है वो ऑर्गेनिक बड़ा कर रही है आजकल। उसका कारण क्या है कि उसके अंदर केमिकल वगैरह नहीं मिले हुए हैं। तो आपको पता ही है कि हमने केमिकल के ऊपर ही चल रहे हैं। अब तो हमारी जब से HIV सीड्स आए हैं, मैंने आपको बताया ही था, अब दुनिया शिफ्ट हो, मतलब अब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे बहुत हैं और थोड़ा सा नुकसान भी है। नुकसान एज सच नहीं है, नुकसान इसका ऐसा है कि आप उसको अलग नहीं कर सकते नुकसान को। अब पहली बात तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, जो फार्मिंग बिना केमिकल बिना फर्टिलाइजर से होती है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। जिसके अंदर नेचुरल गाय के गोबर से खाद बनाई जाती है, उससे फल सब्जियां उगाई जाती हैं, जिसको उगने में समय भी लगता है। आजकल क्या इंजेक्शन लगाया और अगले दिन तैयार हो गया मामला। अब ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग समय लेती है लेकिन जो फूड देगी वो बड़ा न्यूट्रिशियस देगी। आप देखो, आप अगर वाटरमेलन की बात करें, तरबूज की बात करें, भाई आपको 12 महीने 30 दिन तरबूज मिल जाता है। मेरे घर के पास मैंगो शेक बिकता है भाई साहब 12 महीने, जबकि गर्मियों में आना चाहिए मैंगो शेक, तो 12 महीने कहां से आ रहा है आम। तो आप समझ जाओ कि ये आम कौन सा आम है, इंजेक्शन वाला आम है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो फसल जिस समय पे उगनी चाहिए बस उसी टाइम पे उगती है। तो ये इसका एक, लोग इसे नुकसान बोलते हैं पर मेरी नजर में कोई नुकसान नहीं है। हर फसल का एक समय होता है, वो फसल उस समय पे ही उगे तो बेहतर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग that restore, maintain and enhance the ecological balance। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब होता है कि जो बैलेंस हमने खराब कर दिया ना, कि हमने नदियों में जहरीला पानी फैल रहा है, क्योंकि वो अल्टीमेटली खेत का पानी नदी में तो पहुंचता है और खेत में केमिकल है तो नदी में केमिकल है। सॉइल आपने खराब कर रखी है, फर्टिलिटी उसकी मार रखी है, इंजेक्शन दे दे के उस सॉइल को जिंदा कर रहे हो, है ना। तो इसको मेंटेन करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज डीपली लिंक्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आज आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करो ताकि भविष्य के लिए भी बच जाए, ऐसा ना हो अंधाधुंध यूज करो। अब समझो, इसके अंदर केमिकल या यूज नहीं हो रहा। जहां केमिकल का यूज होता है, केमिकल बनता है बेटा पेट्रोल से, और पेट्रोल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो कहीं ना कहीं आप पेट्रोल भी बचा लोगे, तो कहीं ना कहीं आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी चल गए हो, है ना। तो इसलिए बोला गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज डीपली लिंक्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। ये केस स्टडी की लाइन है, मैंने कई बार पढ़ रखी है। एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट आर बेसिक ऑर्गेनिक इनपुट। इसके अंदर जो एनिमल मैन्योर है, यानी एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, जो वेस्ट निकालते हैं, उससे हम ऑर्गेनिक इनपुट बनाते हैं, उससे हम खाद बनाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्कार्ड द यूज ऑफ केमिकल इनपुट लाइक केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड। इन सबको कहता भैया तुम हमसे दूर रहो, तुम सब गंदी चीजें हो, हमसे दूर रहो, which have been mainstay of conventional farming. However, it need to be noted that simply discarding the use of chemical fertilizer is not organic farming. Rather, it is a system of farming that focus on maintaining soil health. सिर्फ कह रहा है, सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर को डिस्कार्ड कर देना का मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो गया। सॉइल की हेल्थ को भी बनाना ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट है। सो दैट फार्मिंग बिकम्स अ लॉन्ग पीरियड सस्टेनेबल प्रोसेस अलोंग विद इको फ्रेंडली एनवायरमेंट। तो ये तो आपकी नॉलेज के लिए था, इंपॉर्टेंट एरिया आपके सामने ये है, व्हाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, या यूं कह लो बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, या यूं कह लो इंपॉर्टेंस पूछ ले पेपर में, या सिग्निफिकेंस पूछ ले पेपर में, सबका जवाब यही है। तो सबसे पहला है डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो पहला फायदा इससे ये है कि इसके अंदर ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना बंद कर रहे हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा पैदा नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया था पेट्रोल, हम जब केमिकल फर्टिलाइजर ही यूज नहीं कर रहे तो फिर हम पेट्रोल भी यूज नहीं करेंगे, है ना। अनलाइक कन्वेंशनल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट यूज सिंथेटिक केमिकल विच आर पेट्रोलियम बेस्ड। वी ऑल नो पेट्रोलियम इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, बिल्कुल। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एनवायरमेंट फ्रेंडली।
केमिकल फर्टिलाइजर ऑन द अदर हैंड पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर, बिल्कुल केमिकल पानी में तो मिलेगा जाकर के जब बारिश वारिश से, by raising in nitrate content. Nitrate are health hazard and pollute the environment. Organic farming discard the use of chemical fertilizer. कुल मिला के कह रहा है कि आप ग्राउंड वाटर को अच्छा कर लेते हो, ग्राउंड वाटर में केमिकल नहीं पहुंचे तो आपका वो पानी अच्छा हो गया, पानी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है। यूज ऑफ एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट हेल्प सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। केमिकल फर्टिलाइजर ऑन द अदर हैंड इरोड सॉइल फर्टिलिटी, वो तो इरोड किया करता था केमिकल फर्टिलाइजर से, तो सॉइल फर्टिलिटी खराब हुआ करती थी। अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिक फार्मिंग इज कंडक्टेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर व्हाइल कन्वेंशनल फार्मिंग इज नोट, यानी कि कन्वेंशनल फार्मिंग यानी कि वो केमिकल वाली फार्मिंग, उससे सॉइल फर्टिलिटी खराब होती है, इससे सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड, इससे आपको हेल्दी और टेस्टियर फूड मिलता है। और इन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जब इसके अंदर कोई केमिकल यूज नहीं होना, कोई HYV सीड यूज नहीं होना, इंसेक्टिसाइड यूज नहीं होना, ये सब चीजों में पैसा लगता था। अब जब किसान इसको यूज ही नहीं करेगा तो ये क्या हो गया, जो छोटे मोटे किसान हैं उनके लिए तो बेटा ये वरदान का काम करेगी। Organic farming offer an inexpensive farming technology to small and marginal farmer who constitute the bulk of farming population in India, क्योंकि हमारे देश के अंदर बल्क पॉपुलेशन जो फार्मिंग की है वो छोटे मोटे किसानों की ही है। Conventional technology is adopted a package including HYV seed, fertilizer, pesticide, insecticide. जब आप कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, यानी कि आप जो केमिकल वाली यूज करते हो, तो उसके अंदर आप HYV सीड्स भी खरीदते थे, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सब खरीदते थे, बिसाइड गुड इरिगेशन फैसिलिटी, और इसके साथ और भी चीजें आपको खरीदनी पड़ती थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा कुछ भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बार दिल से सोचो ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा है हेल्दी फूड मिलेगा, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है, इको फ्रेंडली होता है, सस्ता पड़ता है, ठीक है, और हम ऐसे रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, तो ये बहुत अच्छा है, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा, रिवाइज करते रहो। हम बहुत जल्दी आपके साथ अगली वीडियो में, अगले लेक्चर के में, अगले नए चैप्टर में मिलेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के, और अब हमारे साथ 2 या 3 चैप्टर पेंडिंग है, उसको भी हम खत्म कर देते हैं, उसके बाद इंडियन इको हमारी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे बच्चों।